अब हम सीट थोड़ी फिक्स कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे यहाँ पे देखो, बकलोलिया सब एकदम फिक्स है, यहीं बैठती है सब, तो हम यहाँ सीट नंबर 1 2 थोड़ी लिख सकते हैं, बकलोलिया लिख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बकलोलिया 1 2 यहाँ। तो वैसे ही कोशिश कीजिए लोग कि जहां आप बैठते हैं ना वहां पे आप लोग एडजस्ट हो जाइए, इससे थोड़ा आप ही लोग को सहूलियत होगी। समझ में आया कि नहीं? आज लड़की सबको या कोई लड़का लड़की लेटा है तो आज कुछ मत बोलिएगा लोग जी, बारिश हुआ है बेचारा, आज कोई लड़का लड़की लेटा है आज के दिन, बस बारिश हो रहा है इस वजह से आ जाने देना, ठीक है? या कहीं कहीं एडजस्ट कर देना। कौन जी पढ़ा रहे थे जी? आज आप लोग को पीडीएफ देना था लेकिन बारिश हो गया, इस वजह से ऑफलाइन वालों को पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ केमिस्ट्री का फर्स्ट पीडीएफ हो जाएगा, फर्स्ट तो मिल ही गया होगा। बाबू बॉय लोग की एक खराबी, लड़की सबके पीछे एक जगह छोड़ के रखा। आपको इतना तो बुद्धि होना चाहिए, बारिश हो रही है बेचारी जिसको कहीं कहीं लेट हो जाता होगा, इतना तो बुद्धि है ना, लेकिन बुद्धि नहीं रहता है सबको। आज बता के वो लड़की वाला सीटों पर बैठ जाएगा, मार दिया करो लोग, बकोट लो इसे। हाँ तू मत बकोटना, बकलोल कहीं की बकोटेगी तो चलिए जाएगा यहाँ पर। हम छोटकी छोटकी लड़की सबको बोले सब बोलबो करेगी से कोई दिक्कत नहीं। चलो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? गुजियाती कौन जी है? रो रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री जहां तक बताए थे, आज उसके आगे बताते हैं। सब लोग एडजस्ट हो गया बाबू? बाबू जाओ ना एडजस्ट हो जाओ, जीत क्या करता है सब गधा सब, इस सबको बैठाना पड़ता है। बताओ यहाँ पे बारिश होके गड़बड़ा गया, अभी सब मिठाई लेके आ रहा था, सब रिजल्ट आया ना दरोगा वालों का, बारिश गड़बड़ा दिया आज, न तो आज मेरा फ्रिज भर जाता। अब हर सावन काम हो गया रहता उतने से, अब बारिश जाके गड़बड़ा दिया यहाँ पे, बारिश बाद आएगा। चलिए बाबू, हम आपको कल बताए थे न्यूक्लियन वगैरह चीज बता दिए थे। देखिए पदार्थ के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावे भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये अस्थाई मूल कण है। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी अस्थाई भोजन है, उसके अलावे चटनी पापड़ सलाद कुछ कुछ बनाते रहिए, वो लगा नहीं समझ आ गया कि ना? लेकिन ये सब चीज क्या है मुख्य रूप से, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी कणों के अंदर कुछ एंटी पार्टिकल पाया जाता है। एंटी पार्टिकल उसे कहते हैं जो एक दूसरे को नष्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया और पॉजिट्रॉन आ गया, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो वैसे कण जो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? एंटी पार्टिकल। हिंदी में प्रतिकण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? पॉजिट्रॉन। क्या होता है? क्या होता है? पॉजिट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बाबू बताइए न्यूक्लियन में कितने तत्व हैं? कितने कण? कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आप लोग को कोई दिक्कत? चलो ध्यान समझ लो। और ऐसे मूल कण में तो बहुत सारे कण होते हैं। अस्थाई मूल कण में 3। एक तो मीडिया वाला ना लड़कों का इंटरव्यू ले रहा था, तो पूछा कि न्यूटन के कितने नियम? तो कह रहा है 3। कहा कौन कौन? तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। स्टूडेंट बताओ ये सब देश को क्या बनाएगा सब? आज सोचो अगर ऐसा आदमी अगर गलती से डॉक्टर बन गया तो किडनी के ऑपरेशन के टाइम ना भेजा खोल देगा। बताओ फिजिक्स का उठा के कहां लेके चला आया? देखो ये सीधे चल गई। जब भी लड़की लेट से आया करो लोग इधर से जाया करो, ठीक है? जब भी इधर से चल जाओ अपनी इस साइड से। हाँ जब भी लेट हो, आज कोई दिक्कत नहीं है, आज बारिश हो गया है तो कोई लेट उठाएगा तो किसी को नहीं बोला जाएगा, ठीक है? अदरवाइज में लेट नहीं आना। जब भी कोई लेट से आए ऐसे चल जाना, उधर जगह रहता है वहां पर। बकलोलवा सब तो साइड में रखा करो लोग। जितना एकदम झौसल रहता है सब ना, वो लड़की के पीछे वाला बेंच पर बैठ जाएगा सब। देखो जितना खाटी झौसल रहेगा बैठ जाएगा वहां, और गमकते रहता है सब वहां पर।
चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग को मेनली अध्ययन करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं का अध्ययन करना है। इसके खोजकर्ता तो सबको पता है, जे थॉमसन, इसके गोल्डस्टीन, इसके चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड, अल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड। लेकिन परमाणुओं को उनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को संयोजित करने के लिए बोरबरी, बोरबर। कोई दिक्कत है किसी को? श्याम सुंदर कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। बेचारा मनुआ गया श्याम सुंदर बेचारा। इंजेक्शन लिए थे टेडबैक का, ये इंजेक्शन दिला देना। तुम यही रुकना क्लास के बाद, तुमको हम यही दिला देते हैं, तुमको कोई दिक्कत ना होगा। भेजो इधर। हाँ हम दे दें, हम लगा दे कि इंजेक्शन? अरे नहीं, इंजेक्शन ठीक लगा देते हैं हम। बहुत कोरोना में बहुत लोगों का लगाए, मिल ही नहीं रहा था। लोग डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाने में बहुत डर रहे थे लोग, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रसादी का अड्डा बन गया था, जाइए वहीं से फैल जा रहा था। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका भार देखिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, ये सबको पता होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। सही है ना? अचानक मत हल्ला किया कर, लोग समझे में नहीं आता है क्या बोल रहा है सब। ये सही हो गया। लेकिन निगेटिव में से कितना निगेटिव? तो -1 पॉइंट कितना बताइएगा? कितने लोग बता सकते हैं इसका चार्ज कितना होता है? -1.6। एक आदमी बताओ, बताओ तुम लाइव वाले, आप लोग को बता। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 कूलाम। ये किसका है? न्यूट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन। अब बस प्लस कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। और ये किसका भाई? इसका तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अब वेट देखते हैं, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg यूनिट। इसका तो कूलाम होता है, मात्र केजी लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसका किसका? प्रोटॉन का। ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी होता है। और सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। इसका द्रव्यमान कितना होता है भाई? 6.6725 इंटू 6.6725 इंटू 10⁻⁻27 -27। तो देखिए, किसी का 27 टुकड़ा कीजिए, किसी का 31 टुकड़ा कीजिए, तो ज्यादा टुकड़ा कौन होगा? 31 वाला। तो सबसे हल्का कौन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 1.6 और तरीके 6 पॉइंट लिख दिए क्या जी? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27। आगे बढ़े, गलती से 6 लिख दिए थे। 1.6725 इंटू 10⁻⁻27। इसका सबसे ज्यादा भारी होता है कौन? न्यूट्रॉन। 1.67, देखिए लगभग बराबर है 48। अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, यहाँ 2 पाइप है, यहाँ क्या है? 48 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसका भार हो गया? न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सब पूछ देता है ये, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। हालांकि आपको जो पीडीएफ नहीं है जी, यहाँ पीडीएफ नहीं दिया गया था। इतना पीडीएफ रखा किस चीज का है? अच्छा चलिए, इंग्लिश का पीडीएफ में ये सारा लिखा हुआ है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। पीडीएफ आज बारिश की वजह से नहीं मिल पाया, तो आप लोग को द्रव्यमान याद रहेगा। ये द्रव्यमान इसका ओरिजिनल द्रव्यमान है, न कि किसी से तुलना करके बताया गया। तो जब किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू बताई जाती है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट नहीं बोलते, एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्युटली राइट। सीबीएसई वाला बोलता है सब, ज्यादा खुश होता है सब, तो एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही बोला है। आप समझ में आ गया कि नहीं? तो ये इसका द्रव्यमान है, एब्सोल्यूट मास है। क्या है? एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास बताइए इसका कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। ये उसका क्या हो गया? एब्सोल्यूट मास हो गया। आगे बढ़े। अब इसके लिए इसके अलावे एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब किसी से तुलना करके क्या किया जाता है? किसी से तुलना करके जब आपका द्रव्यमान बताया जाता है तो उसे रिलेटिव मास कहा जाता है। जैसे हमारा एब्सोल्यूट मास जो है 79 kg है, मतलब 80 kg मान के चलिए। 1 किलो बढ़िए क्या होगा?
सावन में घट जाएगा। चलिए मान लेते हैं कितना केजी, 80 केजी, तो मेरा एब्सोल्यूट मास 80 केजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम, ये तो मेरा एब्सोल्यूट हो जाएगा, एक हम ऐसा चीज देखते हैं जो हर जगह अवेलेबल है। यानी अगर आप 50 किलो का आदमी खोजिएगा ना तो हर जगह अवेलेबल होगा। 50 किलो की महिला भी अवेलेबल हो जाएगी। हल्का होती है सब महिला, सब उनको बायोलॉजिकल रीजन होता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है, उनमें फैट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 50 किलो का अगर आदमी खोजेंगे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं? 80 किलो का खोजेंगे तो इजीली होगा। हो सकता है किसी परिवार में कोनो 80 किलो का ना हो, कुपोषण वाला हो। हालांकि 80 केजी ओवर हो जा रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो बताइए मेरा एब्सोल्यूट मास 80 केजी, और अगर हम किसी परिवार का एवरेज निकालना चाहें तो 50, तो 50 केजी हम क्या मान लेते हैं एवरेज, 50, चलिए 40 मान लेते हैं। अब तो हर घर में अवेलेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? बकुला तुम कितना केजी का? 40 का है तेरी का बकुला, एकदम 40 केजी का, बहुत हल्का है तुम। आंधी उधी का सीजन चल रहा है, ठीक है, इधर उधर नहीं घूमना। तो बताइए हम एक एवरेज कितना मान लिए, तो 40 केजी का हर जगह आदमी अवेलेबल हो जाएगा। अब जब हम लड़कों को नहीं दिया गया है ये तो पहले दिन वाला पीरियड, पहला दिन वाला आप लोग को मिल गया है। चलिए 40 केजी क्या माने हम लोग एवरेज। मेरा एब्सोल्यूट वेट बताइए 80, एब्सोल्यूट मास 80, मतलब हम 80 के हैं। लेकिन अगर हम कह देते हैं मेरा रिलेटिव मास, यानी रिलेटिव मास जब भी कहेंगे तो हमको इस वाले मास से हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो इस वाले मास के हम कितना हो गए, 2 गुना, 4 गुना कैसे हो गए जी, 2 गुना। तो इस मास को हम नाम दे देते हैं रिलेटिव मास यूनिट। क्या ले देते हैं, या फैमिली मास यूनिट नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं। तो हमारा रिलेटिव मास कितना आता है, 2 गुणे फैमिली मास यूनिट। नहीं आ जाएगा, 2 गुणे फैमिली मास यूनिट। किसी को कोई दिक्कत, तुलना करके निकल सकता है कि नहीं दिक्कत? या आप इसको x मानिए, y मानिए, कुछ भी कीजिए, तो उतना को यहाँ रखना पड़ेगा, उससे उतना गुना हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे बकुल हुआ 40 किलो का है ये है, तो इसका रिलेटिव कितना हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट कितना है 40, और रियल कितना हो जाएगा 1, रिलेटिव कितना हो जाएगा 1। अगर हम इसको x वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो इसका रिलेटिव कितना हो जाएगा 1x। कितना x हो जाएगा, 1x हो जाएगा। तो आपको मास 2 तरह से पता होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट मास और एक रिलेटिव। अभी हम टॉपिक पे आते हैं तब बताएंगे आप लोग। जैसे और किसी का एग्जांपल लेते हैं, तुम बता पाओ श्याम सुंदर को बना कितना केजी को, 58, 60 मान लेते हैं, तो इसका एब्सोल्यूट वजन 60 कितना है, 60। अब रिलेटिव तुलना करते हैं तो 1.5 गुना, इससे कितना गुना है, 1.5 गुना, यानी 1.5x। रिलेटिव में श्याम सुंदर कितना आ गया, 1.5, एब्सोल्यूट में 60। आप बताओ बबनू, बताइए निको 100। चलिए ये ध्यान दिया करो, तीनों एक के बेंच पे है, सब तीनों हैवी है, सब तूर देगी सब बेंच यहाँ पे। चलिए ध्यान दो, क्या हो गया बाबू, दिख रहा है? टीवी बंद हो गया पीछे, चालू हो जाएगा। चलो देखो 100 बबनी का एब्सोल्यूट मास कितना है, 100, बहुत हैवी है जी। बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, लड़की का क्वेश्चन लड़की बताइए। आप लोग रिलेटिव बताइए, रिलेटिव में 2.5x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? आप में कोई इससे भी हैवी है? आगे बढ़ जाए, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कोई दिक्कत? तुम औलादी शैतान, हाँ खड़े हो, क्या किसी को 75 का है तुम? इसका कितना है, 75। कितना है, 75, यानी इसके 2 गुना से थोड़ा सा कम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1.9 या 1.8,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अब आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट निकालना पता चल गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह से हम लोग अब इसका एब्सोल्यूट तो पता है, हम लोग को क्या पता है? एब्सोल्यूट पता है। अब हम किससे तुलना करना है, अगर ये पता चल जाए तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं रिलेटिव वाला। तो किससे तुलना करना है? तो हमें हमेशा उसी से तुलना किया जाता है जो हर जगह अवेलेबल हो। केमिस्ट्री में वो कौन सा तत्व है जो हर जगह अवेलेबल? कार्बन। क्या है? कार्बन। तो कार्बन परमाणु के टुकड़ा को, जो उसका एक परमाणु का जो टुकड़ा का भार होता है, उसे को हम लोग मान लेते हैं तुलना करने के लिए, जिसे हम लोग AMU या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। वह होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। अतः अब हमें किसी की भी तुलना करानी है केमिस्ट्री में तो हम कार्बन परमाणु के टुकड़ा से कराएंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷। आइए बताइए, अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसका दो वैल्यू निकलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 1.6725 इंटू 10⁻⁻⁷। अतः अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो अगर आप इन तीन अक्षर को नहीं देखिए, इन तीन अक्षर को नहीं देखिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ लगभग बराबर है कि नहीं है? लगभग बराबर है, तनिए सा ना ज्यादा है। तो यह कितना? ये तो हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर रिलेटिव करिएगा तो लगभग एक या तनी सा ज्यादा आएगा। तो ये होता है 1.007, लगभग बराबर है। भाई दशमलव में तो तनी सा ही तीन अक्षर ज्यादा है, बाकी तो बराबर है। नहीं समझ में आया? तो बताइए एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट किस तत्व से निकाला गया? कार्बन। कार्बन से ही क्यों निकाला गया? कार्बन पूरे जगह अगुआ ऐसा घूमते रहता है जहां तहां, इसीलिए उसी से क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम कोटा वाला नहा के आया है, बताओ एटॉमिक मास यूनिट बताओ। हाँ, -27 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷। घबराना थोड़ी है, सब यही के लगभग में घूम रहा है। 1.6 सब इसी के लगभग में घूम रहा है। अगर चार्ज निकालना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, नहीं, इसके लिए तो टेंशन है नहीं, पे चार्ज नहीं होता है। बस उस चार्ज के आगे क्या लगा देना है? प्लस। प्रोटॉन के लिए माइनस, न्यूट्रॉन के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किस तत्व से निकाला गया? रिलेटिव में जब भी हम मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट से क्या कराएंगे? तुलना करेंगे। तो बताइए प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट एब्सोल्यूट में 1.6725 10⁻⁻⁷, और ये भी तो लगभग उतने, तनी सा दशमलव में ज्यादा है तीन अक्षरिया, तो तनी से ज्यादा है तीन अक्षर, हम इधर निकाल दिए। अब आप भाग दे के निकालेंगे, इतना मेहनत कीजिएगा, रेडीमेड का जमाना है। निकालेंगे तो क्या फायदा होगा? उतने आएगा, नहीं आएगा। न्यूट्रॉन का देखें, ये बताइए, अब अपने मन से आप लोग सोचिए, तनी ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन तनिए सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए 6-7 तो इसमें भी है, 6-7 है, इसमें 25 है, इसमें तनी सा ज्यादा, वो भी दशमलव में तीसरा चौथा अंक में अंतर, कोई खास अंतर नहीं आता है। तो ये भी लगभग उतना ही आएगा। तो 1.008 कितना हो गया है? 8। कोई दिक्कत है किसी को? 1.008 यानी लगभग ये एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। एटॉमिक मास यूनिट के क्या होता है? बराबर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉमिक मास यूनिट से भी हल्का होता है, क्योंकि इसको -31 टुकड़ा हो रहा है और इसका 27 टुकड़ा हो रहा है, तो ये तो और हल्का होगा। समझ में आ गया कि नहीं? हल्का मेन जिससे तुलना कराना है उससे भी कम होगा। तो ये दशमलव में आएगा या फिर एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा? एक से बहुत छोटा, 0.0005। समझ में आ गया कि नहीं? 0.005। अब ये भाग दे के आप निकालिएगा, आपका आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव याद रहेगा। एब्सोल्यूट को एटॉमिक मास यूनिट जो होता है AMU, किसका टुकड़ा होता है? किसका टुकड़ा? एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू बोलिए,
बाबू ये बहुत उटपटांग टॉपिक है केमिस्ट्री का, इसको अगर पार कर गए समझ जाइए आप पार कर गए, और अगर इसको नहीं पार करेंगे तो यहीं से मोटिवेशन गिरने लगेगा। केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, एवरेज सब्जेक्ट है, लेकिन आपको भागना नहीं है। किसी सब्जेक्ट से अगर भाग जाइएगा तो कभी वो आप तो और कमजोर होते जाएंगे। जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसको और प्रैक्टिस कीजिए। और एक और बात आपको बताता है, कोई सब्जेक्ट ससुरा टफ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस कितना कर। अगर आपको कोई मैथ नहीं आ रहा है ना, उसका फॉर्मूला और कुछ नहीं आता है, उस ससुरा को 40 बार बनाइए, इतना बनाइए कि अक्षरवा याद हो जाए, यादें हो जाएगा ना, धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आने लगेगा। ओहो ससुरा यहां से ये हो रहा है, समझ में आ गए। भले आपको याद नहीं है, याद कर जाओ ससुरा को यहाँ पर, समझ में आ गए कि नहीं। जब अब किसी गली में जब आप बहुत ज्यादा चक्कर लगाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मिश्रा जी का घर है, दुबे जी का घर है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने समझ में आ जाएगा फास्फोरस है, सल्फर है, बस आपको चक्कर लगाना। लेकिन आप लोग चक्कर ये हम कौन सा वैल्यू लिखे हैं? एब्सोल्यूट। क्या लिखे हैं? एब्सोल्यूट। बताइए इसका यहां पर बताइए रिलेटिव 0.0005, प्रोटॉन का रिलेटिव 1.007, न्यूट्रॉन का 0.08। अब यहां लग रहा है कौन सबसे भारी है कौन सबसे हल्का। ये मैं किचाइन हो गया था। अब बताइए सबसे भारी न्यूट्रॉन, इससे हल्का प्रोटॉन, सबसे हल्का, सबसे ज्यादा चक्कर लगाता है क्या प्रोटॉन भी चक्कर लगाएगा? नहीं, प्रोटॉन चक्कर नहीं लगा। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल गई और आपको रिलेटिव वैल्यू पता चल गई, दोनों याद रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल गया, इस चार्ज का ज्यादा यूज आपको फिजिक्स में पढ़ने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। बाकी ये सब चीजों का आपको जरूरत कहाँ पड़ने वाला है? केमिस्ट्री में। अब आपको आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं? बताइए, कोई बताओ, वैज्ञानिक बताइए आप। इलेक्ट्रॉन का मास, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्यूट मास। लड़की लोग में बताइए, पूछने तो दो क्वेश्चन वहां। इलेक्ट्रॉन वाला बता रही है लोग, हम न्यूट्रॉन का बताइए, एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन। श्याम सुंदर ये तो पढ़ने लगी सब। कंपटीशन टफ हो गया। अब बताइए लड़की लोग, न्यूट्रॉन का तो सही बता दी, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास बताइए 1.008। प्रोटॉन का रिलेटिव, प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास 1.6725 into 10 to the power -27। वेरी गुड। AMU सही है। इस आपको केमिस्ट्री कैसे समझ में आ गया? बढ़िया बात है, आप लोग को केमिस्ट्री समझ में। देखिए अब हम समझते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। फिर जब एटॉमिक नंबर समझ जाएंगे तो एटॉमिक मास समझना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए। किसी भी परमाणु के अंदर जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं अमूमन उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक। बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें हिंदी भी देखते रहिएगा, जो हिंदी वाले हैं उन्हें इंग्लिश भी देखते रहिएगा, क्योंकि साइंस में इंग्लिश हिंदी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज जो लोग कहते हैं लोग ना कि सर इंग्लिश में बताइए, अगर पूरा इंग्लिश बता देंगे तो ओकरो निकल जाएगा ऊपर से। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत?
चलिए ध्यान से देखते हैं। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या क्या, यह वह नंबर होता है जो किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। किसे बताता है? प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो परमाणु क्रमांक किसे बताता है? प्रोटॉन की। जैसे हम यहां लिख देते हैं सोडियम 23। तो यहां एक चीज समझिए, अब शुरुआत है तो इसको समझिएगा। जब भी हम कोई तत्व लिखते हैं तो उसके नीचे वाला संख्या परमाणु क्रमांक बताता है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार ऊपर वाली संख्या। याद रखने का तरीका, भार हमेशा ऊपर लिया जाता है। अगर बोझा ढोइएगा तो कहां लेके ढोइएगा? ऊपर। तो इसमें परमाणु भार कितना है? 23। परमाणु भार 23। अब परमाणु क्रमांक, जैसे हम लिखते हैं कार्बन 614, परमाणु क्रमांक 6। अब परमाणु भार हम लिख देते हैं कैल्शियम 2040, क्या है? तो इतना तो समझ में आ गया। हम लिख देते हैं आर्गन 1840। द्रव्यमान कितना? 40। परमाणु द्रव्यमान 40। अब परमाणु क्रमांक, यह परमाणु क्रमांक क्या बता रहा है? इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। जैसे हम सोडियम 1123 ले लेते हैं, 1123। इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या रहा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बात समझिए। जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या है, तो हमको ये भी कह देना चाहिए कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी सेम आएगा। लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है। ये जहां तहां चक्कर पकड़ करते रहता है। पता चला 11 को इलेक्ट्रॉन है ना, तो एगो चल जाएगा घूमने, का हो तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आवारा कण किसे कहा जाता है? तो क्या आप किसी आवारा पे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए कभी भी आवारा पे भरोसा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग का लक्षण इलेक्ट्रॉन से मैच करता है कि नहीं? झूठ बोलता है सब। तुम लोग तो पूरा और भी एक्टिव इलेक्ट्रॉन है सब। तो बताइए, क्वेश्चन कहेगा ऑप्शन में कि किसी पदार्थ, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दर्शाता है। ऑप्शन ए पे ही लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे, लेकिन वह आंसर तब तक ही सही रहेगा जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ नहीं किया। सोचो कब भाग जाता है इलेक्ट्रॉन, गड़बड़ा जाएगा। कब कोनो और को बुला ले आता है, चल 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 हमरे घर चल, हमरे घर। खचरा होता है वो इलेक्ट्रॉन। इसलिए भरोसा किस पे करना है? प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? किसे दर्शाएगा? प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। अब ये नीचे वाला तो फरिया गया, ये किसे दर्शा रहा है? प्रोटॉनों की संख्या। अब इनका काम निपटा देते हैं। आखिर ये क्या दर्शा रहे हैं? ये दिखाता है परमाणु का भार। अब बताइए, रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु अधिकांश भाग खोखला होता है, उसका सभी भार उसके नाभिक में रहता है, और नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब परमाणु भार जो होता है वह इन दोनों की संख्या के योगफल को दर्शाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसे दर्शाता है? योगफल को। किसी को दिक्कत? यहाँ 23 मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़े हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़े हैं तो कितना आया है? 23। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। उसका समस्त भार कहाँ होता है? नाभिक। अतः परमाणु भार जो ऊपर लिखी संख्या है वह नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के योगफल को बता रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं सोडियम, ठीक है, इसका प्रोटॉनों की संख्या है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ दें कि बताओ बाबू इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आपका दिमाग फट से काम करना चाहिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़कर, किसे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़कर 23 हुआ है, और जिसमें यह प्रोटॉनों को 11 बता ही रहा है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 माइनस, ऊपर में से घटा दीजिए, 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12। नहीं पता चला? नहीं समझ में आ गया?
सिंपल है कि नहीं है? तो परमाणु भार ऊपर लिखी संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल है। अतः अगर कोई भी तत्व आपको दिया है तो आप उसको धड़ाधड़ दो चीज तो फटते निकाल देंगे आप। पहला कि नीचे लिखी संख्या क्या बता दिया, प्रोटॉन, और ऊपर में से नीचे घटा देंगे तो न्यूट्रॉन। ऊपर में से नीचे घटाएंगे, नहीं समझ में आया? बना सकते हैं कि नहीं? अब दूसरा देंगे तो बना लेंगे। बताइए जो पूछ रहे हैं। प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉनों की संख्या हर वो इंसान बता सकता है जिसे मोतियाबिंद नहीं है। कितना है? दिमाग कहाँ लगाना है इसमें, बशर्ते आपका आंख क्या रहना चाहिए सही। और न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर वाला, तुम बताओ। हाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ इसमें। 22। कैसे निकाल लिया? हाँ, ठीक है, सही है। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। श्याम सुंदर कोई दिक्कत? इतना तो तुम तेज है हाँ 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 हाँ। चलिए, वो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बॉन्डिंग चैप्टर का, केमिकल बॉन्डिंग, नाभिकीय बंधन। उसमें बताएंगे किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जाके केमिकल रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। समझ में गया कि नहीं आ गया? आगे ही पूछ रहा है। श्याम सुंदर तेज है। बेचारा श्याम सुंदर को नजरिया दिया सब, आज गिर गया बेचारा श्याम सुंदर भोरे में 4 बजे। हाँ, सोमारी था नहीं बाबू, ऐसे किसी को नजरिया आना नहीं चाहिए। आगे बढ़े। श्याम सुंदर को हम लोगों को भी दिखाइए। नहीं, श्याम सुंदर जिस दिन नौकरी लेके आएगा सबको दिखाया जाएगा, है कि नहीं है? चलो, ये समझ में आ गया? न्यूट्रॉन निकालना कितना इजी है। ऊपर माइनस नीचे न्यूट्रॉन, ऊपर माइनस नीचे नीचे वाला। अब प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन 18, इलेक्ट्रॉन 18, परमाणु क्रमांक 18। नहीं समझ आया? क्या दिक्कत है इसमें? परमाणु भार, चल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकल सकता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं, जैसे कैल्शियम लेते हैं 20 40, तो 120 हो गया। इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, 120 हो गया। सब क्या हो गया? 20। वो क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का डबल था। अब भार बस 40 बाकी 120, प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 20। किसी को ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। सोडियम में ठीक था 23। चलिए, आप मेरी ओर ध्यान से देखो। ये जो संख्या है ना परमाणु क्रमांक, इसे जेड से दिखाया जाता है। किस अक्षर से? जेड से। और ऊपर वाली संख्या है ना, इसे ए से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? ए से। अब एक बार एनटीपीसी के जो अभी पेपर में खत्म हुआ है ना, उसमें पूछा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला। तो ऊपरा माइनस नीचे वाला, तो ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ये कौन फॉर्मूला है? ये आप फॉर्मूला भूल जाएंगे अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट नहीं पता रहेगा कि परमाणु भार बोलते क्यों है। परमाणु भार में हम इलेक्ट्रॉनों के भार को तो ही नहीं शामिल करते, बाकी सब चीजों को शामिल कर लेते हैं, जिसके 2 रीजन है। पहला कि केमिस्ट्री कहता है कि आप उसी वेट को कंसीडर कीजिएगा, उसी वेट को वैल्यू दीजिए। जैसे आप जाइएगा मिर्चा खरीदने, तो देखिएगा ना, 2-4 को मिर्चा ज्यादा हो रहेगा तो कंसीडर नहीं करेगा, 2-4 ग्राम ज्यादा ही देंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आलू प्याज खरीदने जाएंगे, अगर रेट ठीक ठाक है, अगर नॉर्मल है, तो 1-2 गो आलू ज्यादा हो रहेगा तो ले जाए यहाँ पे। अच्छा, सोना खरीदने जाइए ना देगा, वहां पे काफी कॉस्टली है। तो हर चीज का अपना कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन है। उसी तरह केमिस्ट्री कहता है कि जिस चीज का रिलेटिव मास AMU से बराबर या ज्यादा है, उसे कंसीडर करना जरूरी है। बताइए,
न्यूट्रॉन का mu के बराबर या ज्यादा ही है, प्रोटॉन का बराबर या ज्यादा ही, इलेक्ट्रॉन का कम और बहुते कम है यहाँ पर। तो एक तो इसका मास बहुत ही कम है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अस्थिर रहेगा तब ना उसका वेट पता चलेगा। ये तो स्पिन कर रहा है पूरा चक्कर, क्या पता चलेगा आपको, वेट ही नहीं पता चलेगा। तो परमाणु इस पूरे को बोला जाता है। अब परमाणु भार का मतलब पूरे का भार, इसमें ये खचरा कोनो काम का नहीं, चक्कर मार रहा है यहाँ पे, तो इसी का भार ना परमाणु भार कहलाता है। अल्फा प्रकीर्णन में रदरफोर्ड ने भी तो यही बोला था कि परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में निहित होता है, अर्थात परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉन पर आधारित नहीं किया जाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ कर देता है। अब आप इस स्थिति में हैं कि किसी भी चीज को देखकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी आप देखे थे सोडियम 1123 था यहाँ, ठीक है। इसमें तो आपको पता था कि परमाणु क्रमांक जो होता है A, ये कितना है 11, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी 11, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, क्या था 11। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z, ओ भाई जेड होगा, हम ए लिख दिए हैं। अयन हल्ला करता है कि समझे में नहीं आता क्या बोल रहा है। प्रोटॉनों की संख्या को जेड से दिखाते हैं, हम गलती से ए लिख दिए। बताइए परमाणु भार इसका ए कितना है, परमाणु क्रमांक जेड कितना है, ये तो क्वेश्चन में दिया था। जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या घटा के निकालेंगे। A-Z कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन तब तक ही प्रोटॉन के बराबर रहेगा जब तक ये ससुरा चक्कर पकड़ नहीं किया, यानी प्लस माइनस नहीं है। अगर हम इस पे लिख देते हैं प्लस, क्या लिख देते हैं प्लस, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, एगो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया। तो जब भी हम इस पे प्लस लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर तब तक है जब तक कि वह कहीं चक्कर पकड़ नहीं। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? दे आंसर, निकालेंगे, निकालिए तमाम। सब कुछ निकालना है इसका। तुम हैरी पॉटर समझ में आ रहा है? बताओ बाबू ए कितना है? ए 40, जेड प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 20, न्यूट्रॉन A-Z 20, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 20, अब -2, 20 -2, क्योंकि जब यहाँ प्लस है मतलब ये चल गया, प्लस मतलब चल गया। कई को गए हैं सब? सोडियम में तो अकेले गया था, ए में कई को गए हैं? 2 को। कई को गया है? 2 को। तो कितना हो जाएगा 18। तो आप बताइए परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों पर इसलिए रखा जाता है कि परमाणु क्रमांक वह जगह होता है जिस जगह पर पीरियोडिक टेबल में क्या बैठते हैं सब, तत्व बैठते हैं सब। जैसे पीरियोडिक टेबल है ना, तो पीरियोडिक टेबल में किसी को भी स्थान दिया जाता है किस आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। किस आधार पर दिया जाता है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु। तो जब आप किसी को सीट दे रहे हैं तो कंफर्म सीट दीजिएगा ना। तो परमाणु क्रमांक हम किस पे रखे हैं? प्रोटॉन पे। अब पता चला अभी हम कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन पे रखते हैं तो अभी इसका संख्या कितना आ गया? 18 हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18, लेकिन प्रोटॉन कितना था? 20। तो ये कितने नंबर पे बैठेगा? 20 नंबर पे। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने नंबर पे बैठा? 20। यानी प्रोटॉन जितना है उतने नंबर पे बैठेगा।
और अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैठाए रहते हैं तो बैठता तो 20 पे, और जहां +2 हुआ रहता तो चल जाता ही उठ के 18 पे, तो लात मार के भगा देता कि हमरे सीटों पे काय बैठेगा, भाग यहाँ से, आके यहाँ सकेत करेगा। सकेत नहीं समझता, अरसा अरसा करेगा यहाँ आके। किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में तो आ ही जा रहा है जी आप लोग। तो फिर दिक्कत क्या है आप लोग को? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉनों की भी संख्या निकाल सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन देंगे तो बता देंगे इसमें से। जैसे आपको देते हैं एल्युमिनियम, दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, बताइए आओ। कई को आंसर 20 बता दिया था सब वो गलती से हम 20 लिख दिए थे, 13 होता है। समझ में गया कि नहीं? 13 छब। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? गमछा वाला लड़का बताओगे इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? बीच में नहीं बोलेगा कितना, कैसे 10 हो गया? 13 ना होना चाहिए। हाँ अच्छा, ये 3 को भाग गया इसीलिए। प्रोटॉन कितना होगा? 13। भार कितना होगा इसका? और न्यूट्रॉन कितना होगा? सब समझ गया लड़का, सब अब पढ़ रहा है। कोई दिक्कत है जी इसमें? निकाल सकते हैं कि नहीं? यानी अब आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कुछ बोले सबकी संख्या आप लोग निकाल सकते। अब बस दिक्कत, हाँ तेज बोलिए, सुनाई देता क्या? परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की मदद से, चलिए हम देखते हैं इनका क्या कहना है कि परमाणु संख्या यानी जेड तथा न्यूट्रॉन की संख्या, क्या इससे हम निकाल सकते हैं? सब चीज निकल जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, हम लोग पहले एक चीज को देख लेते हैं। सोडियम हम लोग को बहुत फेमस है, पास में है सोडियम 23। बताइए इसमें जेड की संख्या 11, जेड 11 है। अब बताइए और ए कितना है? ए 23। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें इसको कितना है? 12। अब हम इसमें बीच वाला को मिटा देते हैं। इनका बाबू का क्वेश्चन था कि अगर एग्जाम में परमाणु संख्या दिया हो और क्या दिया हुआ? न्यूट्रॉन, यही ना था? न्यूट्रॉन दिया हो तो क्या हम बाकी सब निकाल सकते हैं? देखो यहाँ जेड कितना दिया है? 11, और न्यूट्रॉन कितना है? 12। कितना है? 12। तो जेड का मतलब होता है प्रोटॉन, जेड का मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितना है? प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? समझ में गया कि नहीं आ गया? और अब यही दो नाभिक में रहता है सब, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, बाहर निकल जाएगा कितना? 23। नहीं निकल गया? जब आप समझेंगे गहराई से कि कहाँ प्रोटॉन बैठल रहता है और कहाँ न्यूट्रॉन रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको मैथ की तरह समझने लगेंगे, न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड, तो दिक्कत होने लगेगा। समझ में आएगी नहीं? मैथ में जगह थोड़े रहता है कौन कहाँ बैठल है, तो जहां तहां घूमते रहता है। अब जैसे साइन थीटा का पता नहीं चलता कहाँ काम कर रहा है, इसमें तो समझ में आएगा ना। जैसे बोलेंगे न्यूट्रॉन, तुरंत चलेगा नाभिक में है, नहीं समझे? और आपको तो और सिंपल था ये क्वेश्चन। जैसे इनका कहना था परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की मदद से क्या पता कर लेंगे, तो परमाणु संख्या जैसे दीजिएगा हमको क्या पता चल जाएगा? प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या जैसे दीजिएगा हमें नाभिक का भार पता चल जाएगा, और यही नाभिक का भार कहाँ जाता है? परमाणु भार। और प्रोटॉनों की संख्या ही क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन। सब निकल गया, नहीं निकल जाएगा? चलिए अब आगे समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, दो अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उनका भार एक जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। जैसे कैल्शियम का जो भार होता है वो 40 होता है, और इससे पहले वाला जो आर्गन होता है इसका भी भार कितना होता है? 40। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनका भार क्या होता है? एक जैसा। तो ऐसे चीजों को हम समभारिक कहते हैं। आइसो बार, क्या कहेंगे? आइसो। कोई पूछने का क्वेश्चन है? जिनकी वैसे दो अलग अलग तत्व जिनका भार समान हो उसे क्या कहते हैं? सम। क्या कहेंगे? सम। समभारी। कोई दिक्कत है किसी को? क्या हो जाते हैं? समभारी। अच्छा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। जैसे ये इनका क्या था? समान भार समान था। इनका क्या समान था? भार।
अब जैसे आप देखेंगे दो अलग अलग चीज, कार्बन एगो 6 होता है, इसका भार 12 होता है, और एगो कार्बन 6 होता है, इसका भार 14 होता है। क्या भार समान है? नहीं। लेकिन क्या समान है? कर्मा। क्या समान है? परमाणु। ये वाला शरीफ होता है, ये वाला शरीफ होता है, और ये खचरा होता है बहुत। कार्बन 14 शरीफ नहीं है। भले दोनों बैठेगा सब एक एक कुर्सिया पर, दोनों किस में बैठता है सर? एक एक कुर्सी पर। तो बताइए इनमें क्या चीज समान है? तो परमाणु संख्या समान वाले को समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पर आपका स्थान आपके परमाणु संख्या के आधार पर ही दिया जाता है, अतः इन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहेंगे? सम। आइसोटॉप। क्या कहेंगे? आइसोटॉप। क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। किसी को दिक्कत है आइसोटॉप्स में? कोई दिक्कत नहीं ना। वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। देखिए आप पढ़ना एक अलग चीज होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आना एक अलग चीज होता है, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। आप पढ़ेंगे कि जिनमें तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि समस्थानिकों में विशेषता होती है, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। बात बराबर ही है, लेकिन घुमा के बोलता है यहाँ पर। कोई दिक्कत? समस्थानिक निकाल सकते हैं, संभारिक निकाल सकते हैं। संभारिक किसे कहा जाएगा? जिसका द्रव्यमान सम। अच्छा, तो इस हिसाब से तो सम इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होगा। तो उस हिसाब से तो सम न्यूट्रॉनिक भी हो सकता है, जिसका न्यूट्रॉन समान हो, क्योंकि जो 4 गो चीजें हैं, 4 गो चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु भार। सोचो जब भार बराबर तो संभारिक बोला, प्रोटॉन बराबर तो समस्थानिक बोला, तो और इलेक्ट्रॉन बराबर तो समस्थानिक बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अरे हाँ ना, कुछ बोलबे नहीं कर। इलेक्ट्रॉन भी क्या हो सकते हैं सर? समान हो सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। जैसे देखिए अब तो आपको हर चीज एकदम थोड़ा थोड़ा करके समझा, थोड़ा तेज दिमाग के हो ही गए। सोडियम 11 और मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, इसका 23, इसका 24, इससे जो है कुछ समान नहीं है। देखिए ध्यान से, लेकिन हमको भार से मतलब नहीं है। आप बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ढो गए हम तो खड़े खड़े जी। गठिया हो गया क्या हमको? अब लाठी उठी रखना पड़े, खड़े की जा रहा है आदमी। अब खैर जब आदमी का उम्र 42 क्रॉस करता है ना, तो कोई सामान खरीदिएगा तो एगो डेट लिखा रहता है, बेस्ट बिफोर। इससे पहले ही ठीक है, इसके बाद भगवान भरोसे। अभी हम लोग किस में जा रहे हैं? बेस्ट बिफोर। अब बैठने पे ना हटिया चोय चोय बोलता है सर। बहुत दिक्कत होता है। बताइए इलेक्ट्रॉन था कितना? 11, भाग गया कै गो? बचा कै गो? इलेक्ट्रॉन कै गो बचा? 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन था कितना? भाग गया कितना? तो ये कितना बच गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई, तो क्या बन गया? सम इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? सम इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका अलग से नाम नहीं है इसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें एक समस्या है, ये आपको दिखेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। बाकी दिख जाते थे सब। जैसे देखिए, कहां गया ये देखिए, ये दिख जाता था। ऊपर भार 40 दिखा, उधर 40 दिखा, इसमें दिक्कत नहीं था। इसमें हर वो इंसान बना सकता था जो मोतियाबिंद नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं था, ये भी दिख जाता था। उसमें दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा। उसमें दिखेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा। समझ आएगी ना? जैसे देखिए ना, अभी जस्ट बनाए थे ना, उसमें कहां दिख रहा था आपको, लेकिन आपको बनाना पड़ा था। कहां भाग गया? इसमें क्या दिख रहा था? हमको अंदाज से बनाना पड़ा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? उसी तरह पीरियड
हाँ, अच्छा एक और निकालिए आप, तो पीरियोडिक टेबल से ही देते हैं। यहां से फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस का होता है 15 और सल्फर का होता है 16, इसका होता है 31 और इसका होता है 32। बताइए ध्यान से जरा देखिए, ये क्या चीज होगा? इलेक्ट्रॉन तो सम इलेक्ट्रॉनिक तो होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस दिया ही नहीं है। क्या सम भार, यहाँ बोर्डवे जगह नहीं दिया है, इधर ही लिख देते हैं 15 31 16 32। क्या समभारिक है? क्या समस्थानिक है? क्या सम इलेक्ट्रॉनिक है? प्लस माइनस देवे नहीं किया, सम इलेक्ट्रॉनिक का तो सवाल ही भूल जाइए। जब तक प्लस माइनस नहीं करेगा ना, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या चेक करते हैं। बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 कितना हो गया? 16। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 32 माइनस 16 कितना हो गया? 16। तो ये क्या हो गया? सम न्यूट्रॉनिक। क्या बन गया? सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोल रहा था ये? समस्थानिक बोल रहा था। सम न्यूट्रॉनिक क्या हो गया? सम। 4 को चीज था, 4 को निकाल दिए कि नहीं? प्रोटॉन बराबर तो समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन बराबर तो सम इलेक्ट्रॉनिक, भार बराबर तो समभारी, और अगर न्यूट्रॉन बराबर तो देखिए समभारिक का अंग्रेजी था आइसोबार। समभारिक का क्या था? आइसोबार था कि नहीं था? समभारिक क्या था? समभारिक। ये हो गया पहला। एग्जाम्पल में क्या था? जिसका भार क्या था? समान था। आर्गन 18 आई ऊपर में 40 और कैल्शियम 20 और ऊपर में 40। ये क्या था? समभारी। दूसरा नंबर क्या था? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स सम अस्थानिक, अस्थानिक। इसमें क्या बराबर बाबू? संख्या। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, इसमें ये बराबर हो गया सब। तो ये क्या हो गया? समस्थानिक। क्या था ये? सम। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। खत्म नहीं हो रहा है जी, कितना लिखा है जब? सोडियम 11 प्लस 1 और मैग्नीशियम 12 प्लस 2, प्लस 2 था। इसमें 2 तरीका लिखने का, या तो प्लस 2 लिख दीजिए या तो 2 को प्लस बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? बात बराबर ही है। और चौथा क्या निकाले हम लोग? आइसो न्यूट्रॉनिक टोन, आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। अभी निकाले थे फास्फोरस 15 और 31, 16 और 32, सल्फर 16 और 32। इसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगा आइसोटोन निकालने में। इलेक्ट्रॉनिक तो पकड़ लेंगे प्लस माइनस करके, जहां प्लस माइनस ऊपर सजाया है समझिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो तुरंत मार देंगे क्या चीज? आइसो इलेक्ट्रॉन। इसमें तो दिक्कतें नहीं होगा। समस्थानिक में दिक्कत है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बराबर होते हैं? आइसोटोन में, आइसोटोन में न्यूट्रॉनों की संख्या। आइसोबार परमाणु भार। आइसोटोप प्रोटॉन। आइसोटोन, आइसोटोन। एग्जामिनर को क्या लगता है? उसको नहीं पता है कि आप ये सब पढ़े हैं? पता है? एग्जाम में देखा, जानते हैं क्या आइसोटोनिक किसे कहते हैं? आइसोटोनिक में क्या बराबर होता है? क्या बराबर होता है? गलत हो जाएगा, गाढ़ापन। देखिए आइसोटोन में बराबर होता है न्यूट्रॉन,
आइसोटोन, अब पूछेगा आइसोटोनिक, तो पीने वाला टॉनिक। जब दो अलग अलग चीजों का गाढ़ापन सेम हो, जैसे पपीता का जूस और केला का जूस लगभग सेम गाढ़ा होते हैं, अनार का जूस, मौसमी का जूस, दोनों का गाढ़ापन सेम होता है, भले प्राइस अलग हो, टेस्ट अलग हो, फायदा नुकसान अलग अलग हो, गाढ़ापन लगभग लगभग क्या होता है सेम। भैंस का दूध, गाय का दूध, लगभग गाढ़ापन क्या होता है, भैंस वाला थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन पानी से तो तुलना नहीं ना कर सकते, आजकल तो बराबरे कर देता है आइसोटोनिक बना देता है, समझा क्या। एक आदमी से आप पूछे तुम्हारी भैंस कितना लीटर दूध देती है, तो कह रहा है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, उतने ज्यादा तो खा जाती होगी वहां पे। बता, भैंस बीमार थी, उसको इलाज कराना चाहिए, 1.5 लीटर दूध कहीं भैंस दे दीजिए। किसी को दिक्कत है? आइसोटोन और आइसोटोनिक में अंतर समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। गर्ल्स लोग अभी बैठिए।